आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं मौजी राम चेयरमैन जी का, अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई संजय, पंडित हरिराम जी, हरी शमशेर जी, कौशिक जी, नरेश शर्मा जी, प्रधान गौशाला भैरावर जी, बिल्लू चेयरमैन जी, अशोक तंवर जी, हाथ नीचे हेलो, धर्मपाल जी, कुलदीप भारद्वाज जी और मंच पे मौजूद अन्य साथी और चुनिंदा का जो लोग अपना समय निकाल के आए हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुनील भारद्वाज जी और भी जितने, दिलबाग शर्मा जी, जितने भी लोग, देवेंद्र शर्मा जी, सुरेंद्र सिंह जी, जितने भी लोग आए हैं, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, बेरी से पंडित विनोद शर्मा जी का खास विशेष तौर पे लगाव था और मैं आज आपके बीच में आया हूं तो एक सांसद या नेता के तौर पे नहीं आया हूं, एक भाई और बेटे के तौर पे आया हूं और आपके बीच में एक परिवार के तौर पे आया हूं। कुछ दिन पहले जब मैंने पंडित जी को बताया कि मैं बेरी जा रहा हूं तो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि भी बेरी के निवासियों को मेरी भी राम राम देना, तो उनकी तरफ से भी राम राम। जब मैं बेरी के अंदर इंटर कर रहा था, आ रहा था, तो मैंने वहां पर होर्डिंग दिए, देखे जो इस मौजी राम जी हमारे बड़े हैं, आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, इतना बढ़िया व्यवस्था की, सबको बुलाया। मेरी बस आपसे एक ही निवेदन है कि आपको इस कार्यक्रम का नाम सम्मान समारोह नहीं, आशीर्वाद समारोह रखना चाहिए था। मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेने आया हूं। ये मेरे राज्यसभा का चुनाव के बाद, सांसद बनने के बाद मैं पहली बार बेरी आया हूं और मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूं, अपने बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, सबका। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसका नाम आशीर्वाद समारोह होना चाहिए था। मैंने 2007 में मीडिया का व्यवसाय, मीडिया का काम शुरू किया जब मैं इंग्लैंड से पढ़ाई करके वापस आया। मन में इच्छा थी कि देश के अंदर, देश के लिए कुछ करना चाहिए, व्यवस्था का परिवर्तन करना चाहिए। जो दिक्कतें, समस्याएं हैं, जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बदलाव की आवाज, लोगों के हक और हकूक की आवाज, आपकी आवाज। मैंने मीडिया के माध्यम से कई साल लगातार लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया, लोगों की आवाज उठाने का काम किया। पर 2014 में पहली बार ऐसा लगा कि व्यवस्था परिवर्तित हो रही है। जब सरकार बदली और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा एक अनुभव हुआ कि एक तरीके से, तथागत तरीके से देश में बदलाव आ रहा है, एक सिस्टमैटिक तरीके से बदलाव आ रहा है। करोड़ों जनधन खाते खुले, लोगों के साथ खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि पूंजी उनके खातों में सीधे जमा कराने की विधि शुरू की गई। मुझे याद है कई साल पहले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो लाभार्थियों को सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। उसका कारण था कि बीच में जो लोग थे, वो बिचौलिए जो थे, वे सारा पैसा खा जाते थे, लाभार्थियों को उसको फायदा नहीं मिलता था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत करोड़ों खाते खोले देश में और लोगों को, चाहे वो कोई भी तरीके से हो, चाहे वो फसल बीमा हो, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे किसी भी कारण का पैसे मिलने का सरकार द्वारा प्रावधान हो, वो डायरेक्ट उनके खातों में आने का सिस्टम शुरू किया। ये जो भ्रष्टाचार की दुकान चल रही थी, इसको खत्म करने का काम किया। मैं इस बात का वर्णन करना चाहता हूं आज, क्योंकि आने वाली 5 अगस्त को धारा 370 की 4थी वर्षगांठ होएगी।
क्या आप मान सकते हैं, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से, हमारे देश के प्रधानमंत्री की वजह से कि धारा 370 देश में खत्म हुई। मुझे पिछले साल 5 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक पे जाके तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला, और मैंने ये सौभाग्य इसलिए संभव हो पाया क्योंकि धारा 370 खत्म की गई। ये सिर्फ एक ऐसी बात थी जिसके बारे में हम लोग सुना करते थे, सोचा करते थे, उसको कार्यान्वित करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। मेरे को वो दिन याद है जबकि हम मीडिया का काम करते थे और हमारे देश के दुश्मन, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो, हमें हर किसी अंतराल के अंदर ऐसा सुनने को मिलता था कि हमारे देश के वीर जवानों को, सैनिकों को, उनके शव शत विशत हालत में हमारे देश में वापस भेजे जाया करते थे। ये ऐसा समय था जो हमने मीडिया के माध्यम से सबने देखा। आज मुझे गर्व है कहने पे कि चाहे हमारे देश के सैनिक चीन की सीमा पे हों या पाकिस्तान की सीमा पर, आज उनको पूरा अधिकार दिया गया है क्योंकि आज का भारत बदल गया है। आज हमारे देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब मिलता है, 24 घंटे के अंदर जवाब मिलता है। ये देश की व्यवस्था बदलने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब देश के अंदर अभिनंदन, हमारे वीर अभिनंदन पायलट को पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर छोड़ने का काम किया, उसके बाद उसका बाल भी बांका नहीं कर सके। ये है भारत की क्षमता, ये है भारत की सोच, ये है राष्ट्रवाद की सोच। मुझे मेरे मीडिया के साथी पूछते हैं, मेरा जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो मैं इस बात का वर्णन करना चाहता हूं कि पूरी 36 बिरादरी ने मुझे वोट दी, हरियाणा के हर तबके ने मेरी वोट दी, हरियाणा के हर बिरादरी से मुझे वोट मिली, और मेरी जीत के अंदर 36 बिरादरी का सहयोग है, सबका सहयोग है, सबके आशीर्वाद से मैं राज्यसभा सांसद बन पाया। जब मैं सांसद के तौर पर कार्यक्रम करने लगा और मैं लोगों के बीच में जाने लगा, मेरी लोगों से बातचीत हुई, तो मैंने लोगों के समक्ष अपनी सोच रखी, बात रखी। तो मुझे मीडिया के साथियों ने पूछा कि आप प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हैं, आप मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते हैं, आप तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, ऐसा क्यों है? तो मैंने उनको मुस्कुराकर बोला कि ऐसा इसलिए है कि जब वो अच्छा काम करते हैं तो उनकी तारीफ क्यों ना की जाए। अगर देश में भ्रष्टाचार खत्म करने का काम माननीय प्रधानमंत्री डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत कर रहे हैं तो उनकी तारीफ क्यों ना की जाए। अगर प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आवाज पंडित विनोद शर्मा जी ने उठाई थी इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने की, मंच पे विराजमान मौजीराम जी और अन्य साथियों ने विनोद शर्मा जी के साथ ये लड़ाई लड़ी इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने की, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मनोहर लाल जी का कि उन्होंने इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने की प्रथा की, जो डिमांड विनोद शर्मा जी ने उठाई थी, हमारे साथियों ने उठाई थी, ताकि हमारे बच्चों को, आम बच्चों को नौकरियां मिल सके। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं व्यवसाय के लिए देश दुनिया में, विदेश में मुझे जाने का मौका मिला, घूमने का मौका मिला, तो मुझे ये भी पिछले 15 साल में देखने का अनुभव है कि भारत की क्या ख्याति है, भारत को किस तरीके से देखा जाता था पहले। आज जब हम अपना नीला पासपोर्ट लेकर बाहर जाते हैं तो हमें एक इज्जत की, मान सम्मान की नजर से देखा जाता है, विश्व के अंदर हमारे को मान सम्मान की नजर से देखा जाता है। ये हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों का कि किस तरह से वहां पर उनकी किस तरीके से उनका मैं ये कहूंगा एक तरीके से उनकी हमारे भारत की तुलना में वो कहीं नहीं खड़े होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का नागरिक हो, चाहे वो बांग्लादेश का नागरिक हो, चाहे वो श्रीलंका का नागरिक हो। ये भारत आज एक सक्षम देश की तरह दुनिया के पटल पे खड़ा है, और इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी बात, इसीलिए मैं उनकी बात रखता हूं। लेकिन जहां पर साथियों सरकार से सवाल करने की बात आती है, सरकार से सवाल पूछने की बात आती है, लोगों के सरोकार की बात आती है,
आपके हक और हकूक की बात आती है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं सरकार से भी वैसे ही सवाल करता हूं और उसी तरीके से सवाल करूंगा जिस तरीके से पंडित विनोद शर्मा जी ने लोगों की लड़ाई लड़ी, लोगों के हित की लड़ाई लड़ी, जिस सेवा भाव से उन्होंने आपके लिए काम किया। मैं राजनीति नहीं कहूंगा, मैं सेवा भाव से कहूंगा। पंडित विनोद शर्मा जी ने हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम किया, सबको साथ लेके चलने का काम किया और लोगों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे वो आर्थिक तौर पे कमजोर लोगों को आरक्षण दिलाने का काम हो, चाहे वो उनके लिए घोड़ी की मालिकाना हक दिलाने का काम हो, या कोई भी ऐसा विषय जो आम जन से जुड़ा हुआ हो, आम जनता से जुड़ा हुआ हो। मैं आज आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं भी उन्हीं का बेटा हूं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलूंगा, उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चलूंगा और आपके लिए हमेशा उसी तरीके से, उसी सेवा भाव से खड़ा रहूंगा। आज मैं बेरी में आया हूं तो मैं आपको इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि बेरी भी मेरा घर है, ये भी आप भी मेरे अपने हैं, आप भी मेरा परिवार है। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं, मैं भी आपके लिए तत्पर हूं। मेरे लिए जब भी कोई काम हो आप आदेश करिएगा, आपके साथ आऊंगा। पंडित जी ने एक बात रखी रेलवे लाइन की, आज मैं इस पटल से आपको इस बात का आश्वासन देकर जाता हूं कि मैं जब तक सार्वजनिक जीवन में रहूंगा मैं बेरी को अपना घर मानूंगा और मैं साथ साथ इस बात का आश्वासन देकर जाता हूं कि रेलवे लाइन लाने के लिए मेरी तरफ से जो प्रयास होगा मैं करूंगा, संसद में, स्टेट में, हर तरफ से, और मैं जरूर आपके लिए आपकी मदद करूंगा और यहां पे रेलवे लाइन लाने का काम करूंगा। मैंने संसद में अब तक तकरीबन 2 सत्र पूरे अटेंड किए हैं, उसमें से मैं 70 से 75 सवाल मैंने लोगों के सरोकार के उठाए। मैंने लोगों की जरूरत से जुड़े सरकार के मुद्दे उठाए। सरकार से मैंने पूछा, चाहे वो रोजगार का विषय हो जो हमारे युवा साथियों के से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ESIC अस्पतालों का विषय हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी का विषय हो, चाहे परसों ही मैंने संसद में टमाटर की कीमत के ऊपर सवाल किया सरकार से। मैं लोगों के सरोकार के सवाल हमेशा पूछता रहा हूं और पूछता रहूंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपकी बात देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखूंगा, आपके लिए रखूंगा। मैं एक राजनीतिक तौर पे नहीं पर एक भाई के तौर पर, एक बड़े के तौर पर अपने युवा साथियों को भी एक संदेश देना चाहता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ाई है। हमारे बच्चों को, युवा साथियों को पढ़ना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान है जो आपकी जिंदगी में आपके काम आएगा, आपको सक्षम बनाएगा, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक मौका देगा, दुनिया से जूझने का मौका देगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, खासकर युवा साथियों से, कि पढ़ाई की महत्व को कम ना आके पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, व्यवस्था बदल रही है। हर आदमी डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। आप उस मानसिकता से बाहर आने का समय आ गया है। हमारे बच्चों में प्रतिभा है, हमारे बच्चों में क्षमता है, वे आगे बढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं। चाहे मैं स्टार्टअप इंडिया की बात करूं, चाहे मैं ऐसे नए आयामों की बात करूं जहां सामान्य परिवारों से बच्चे निकलकर दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। आज आप नौकरी मांगने वालों से हटके नौकरी देने वाले की सोच में जाएं, तब जाके युवा हमारा देश का आगे बढ़ेगा। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, बहुत समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन मैं जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि चाहे आप जिंदगी में जो कर लें, चाहे कितना ही पैसा कमा लें, चाहे कितने ही आप सक्षम हो जाएं, जिंदगी में कितने ही सफल हो जाएं, लेकिन अगर आप अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, माता पिता के साथ उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये सब बेकार है, इसका कुछ नहीं है।
आज मैं जो हूं, जहां हूं, अपनी माता पिता की वजह से हूं। और मैं आपको भी, अपने युवा साथियों को ये बात बोल के जा रहा हूं कि अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आपका जीवन सफल है, नहीं तो किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है। मैं बहुत समय न लेते हुए पुनः आप लोगों का एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं मौजीराम जी का, अपने सारे साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, जो इतना समय निकाल के आए, इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे, उन्हें क्षमा मांगता हूं। और साथ साथ ये बोल के जाता हूं कि ये मेरा आखिरी टाइम नहीं है, मैं बड़ी फिर आऊंगा, आता रहूंगा, और मेरा घर भी आपके लिए खुला है। इसलिए अपना बेटा, अपना बच्चा मान के आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि मेरी सफलता में आप सबका आशीर्वाद है, आपका भी सहयोग है। जय हरियाणा, जय भारत, जय परशुराम।